नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। भारत के कॉस्मेटिक मार्केट पर नजर डालें तो यहां कई सालों से इंटरनेशनल ब्रांड्स का इनकी पोजीशन को चैलेंज कर रहे हैं हमारे भारतीय होम ग्रोन ब्रांड्स। नायका, पर्पल के बाद शुगर कॉस्मेटिक्स भी यूनिकॉर्न बनने की तैयारी में आगे बढ़ रही है। वहीं नए ब्रांड्स बाजार में दस्तक दे रहे हैं। इन्हीं में से एक है ऑनलाइन D2C ब्रांड मास कॉस्मेटिक्स, जिसने अपनी कारोबार की कंपनी ने इसी साल मार्च 2024 में 200 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है और इस वित्त वर्ष यानी कि FY25 में कंपनी 350 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है। टीनेज लड़कियां हो या किसी भी एज की महिलाएं, मेकअप एक ऐसी चीज है जिसके बगैर इनका एक दिन भी गुजारता नहीं। रोजाना की जरूरत बने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कुछ साल पहले अजल तक सीमित थी, वहीं आज कंज्यूमर को जो चाहिए उसे तैयार करने में ब्रांड्स जुटे हुए दिखते हैं। के चलते मेकअप ब्रांड्स के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। लग्जरी ब्रांड से अफोर्डेबल ब्रांड की भीड़ है। आजकल के ऑनलाइन D2C ब्रांड्स ने तो कंज्यूमर की नब्ज पकड़ते हुए मेकअप प्रोडक्ट्स में जबरदस्त इनोवेशन दिखाया है। ऐसा ही एक कॉस्मेटिक स्टार्टअप मार्स, जो कम समय में ग्राहकों में पॉपुलर हुआ है। हमारा हमेशा से फोकस हमारे कंज्यूमर्स पे, उनके प्रोडक्ट चॉइसेस पे और उनकी क्या डिमांड्स है उस पर रहा। तो उस पर फोकस करते हुए धीरे धीरे कस्टमर का अच्छा ट्रैक्शन और अच्छा इंसाइट हमें मिलने लगा, जिसके वजह से हमने अपने प्रोडक्ट्स ऑफरिंग्स साल दर साल बेटर किए और जिसका नतीजा ये है कि आज की डेट में इंडियन ब्रांड्स भी काफ़ी सारे इस सिचुएशन में है कि वो मल्टीनेशनल्स को चैलेंज कर सकें। पूरी तरह से शाकाहारी इंग्रेडिएंट्स से बने मास कॉस्मेटिक्स में फेस, आई, लिप्स, नेल्स के लिए प्रोडक्ट्स और मेकअप टूल्स मिलते हैं। फाउंडर्स ने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने से पहले प्रीमियम प्रोडक्ट क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंच बनाने के इरादे से ही ब्रांड की शुरुआत हुई। इसमें सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको आप अगर 1000 यूनिट्स बनाते हैं, 10,000 बनाते हैं और 10 लाख यूनिट्स बनाते हैं, उसमें प्राइसिंग का बहुत वेरिएंस आता है। तो हमारे कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो एनुअली 15 लाख 20 लाख यूनिट्स भी बिकते हैं। तो एक तो ये इसका बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा, आपकी टीम्स, हमारी जैसे फॉर एग्जांपल टीम, हमारी मार्केटिंग, ये कितनी लीन है, ये मतलब कितना हमने इस पर कितना फालतू स्पेंड नहीं किया। तो ये जितना हम लीन रखते हैं, जितना मार्केटिंग, फालतू के मार्केटिंग स्पेंड और फालतू कि एक्सेसिव हायरिंग से बचते हैं, उतना हम अपने कॉस्ट को और कंट्रोल करके चलते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली है तो सबके लिए वही चीज़ है, बट आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो, कैसे आप अपनी टीम को बिल्कुल लीन रखते हो, कैसे आप अपनी प्रोसेसेस को एकदम ऑप्टिमाइज रखते हो और कैसे अपना सप्लाई चेन सबसे ज़्यादा सॉर्टेड रखते हो। इस हाई ग्रॉस मार्जिन सेक्टर में टीम बिल्डिंग और मार्केटिंग के खर्चे काबू में रहते हुए कमाया बेनिफिट फाउंडर्स ने ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। साथ ही मार्केट में बढ़ रही ब्रांड्स की भीड़ में ग्राहकों तक पहुंच बनाना भी अहम काम रहा, जिसके लिए कंपनी ने डिजिटल और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर भरोसा किया। आज के डेट में मैक्सिमम यूजर्स का अटेंशन ही इंटरनेट पे है, इंस्टाग्राम पे, जो एक इन्फ्लुएंसर उनको ब्यूटी रिजीम रिकमेंड कर सकता है, सॉल्यूशंस दे सकता है। हर यूज़र एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर से रिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि पहली बात वो उनके स्किन टाइप, स्किन प्रेफरेंस, स्किन कलर पे से उसके रिलेट कर पाते हैं वो, और उन्हें लगता है कि, और वो उनको प्रैक्टिकल फैशन सेंस या प्रैक्टिकल आइडिया देते हैं कि आप कैसे मेकअप को प्रॉपर्ली लगा सकते हैं। दूसरी वजह इसकी ये भी है, मार्केटिंग कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बहुत कॉस्ट ऑप्टिमाइज तरीका है मार्केटिंग करने का, रादर देन बिल बोर्ड्स। जो बिल बोर्ड या फिर जो बाहर हम पोस्टर होर्डिंग्स देखते हैं, उसमें एक बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसमें मेल फीमेल सब देखते हैं, बट हम जो भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एक्टिविटी करते हैं उसमें मेक श्योर करते हैं कि मैक्सिमम जो उसकी रीच है वो एक फीमेल ऑडियंस को ही रहे, जिससे हमारा कॉस्ट जो भी है वो अनयूटिलाइज या अनऑप्टिमाइज ना जाए।
कट थ्रोट कंपटीशन के जमाने में ट्रेंड के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च और इनोवेशन पर लगातार काम करते रहना जरूरी बन चुका है। यही है इस दौड़ में बने रहने का बेसिक फंडा। इसीलिए कंपनी R&D के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। कंज्यूमर की पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए कंपनी टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल करती है। लोगों के ट्रेंड्स, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, गूगल ट्रेंड्स से हमें ये पता चलता है कि क्या लोग सर्च कर रहे हैं, क्या लोग चाह रहे हैं, क्या रिव्यूज़, हम बहुत एक्टिवली अपने रिव्यूज़ पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या कमी है, कैसे इस कमी को भी हम बेटर कर सकें। किसी चीज़ में कोई कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट में 1 या 2% चांसेस हैं कि कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता ही है। तो वो रिव्यूज़ पढ़ के कि कैसे इसकी चीज़ें और बेटर करें, क्या लोग हमारा इंस्टाग्राम या फॉर एग्जाम्पल हमारे सोशल मीडिया पे लोग हमें बताते हैं कि उनको क्या नेक्स्ट लॉन्च चाहिए मार्च से। सोशल मीडिया का एडवांटेज ये है कि अभी कम्युनिटी ना बहुत वोकल होती है, आपको तुरंत बता देती है कि कोई चीज़ उनको अच्छी लगे, कोई चीज़ उनको ख़राब लगे, कोई चीज़ उनको चाहिए। तो हम अपनी कम्युनिटी से बहुत रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं। उसके वजह से हमें क्या है कि चीज़ें, ट्रेंड सब बहुत फास्ट मैनर में पता चल जाता है। किसी भी बिजनेस को कामयाबी की राह पर चलते हुए कई तरह के फेलियर्स को पार करना पड़ता है। मार्स के लिए भी ये सफर आसान नहीं रहा। कोई भी कंपनी अगर 100 प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो 100 के 100 सक्सेसफुल कराना तो इम्पॉसिबल है। हमारा यही फोकस रहता है कि किसी भी टाइम पे हम एटलीस्ट 80% भी अगर सक्सेसफुल करा दें तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा और हेल्दी नंबर मानते हैं हम, जो स्पेशली मेकअप इंडस्ट्री में, जिसमें कलर वेरिएशन और नंबर ऑफ SKUs बहुत ज़्यादा रहते हैं और ये ट्रेंड बेस पे चेंज भी होते रहते हैं। तो हमारा हमेशा यही फोकस रहता है कि 80% हम अपने प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुल करवाएं। और हम बहुत ज़्यादा फास्ट भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करते हैं, बिकॉज हमें अपने जिस प्राइस पॉइंट पे हम ऑपरेट करते हैं बहुत ज़्यादा डेड स्टॉक या बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस भी लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम उसी पेस में लॉन्च करते हैं जिस पेस में हमें लगे कि नहीं, हम पूरा एक प्रोडक्ट के बारे में पूरा रिसर्च कर चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में एटलीस्ट 12 से 18 महीने लग जाते हैं। ऑनलाइन D2C ब्रांड के तौर पर शुरुआत के बाद मार्स कॉस्मेटिक्स आज 10,000 पॉइंट्स पर B2B के जरिए और ऑफलाइन मार्केट में भी 20 आउटलेट्स के साथ अपनी पहुंच बना रहा है। इस साल के अंत तक इन आउटलेट्स को 35 और अगले साल तक 60 तक ले जाने का प्लान है। साथ ही मॉडर्न ट्रेड पर भी कंपनी का फोकस रहेगा। 50 से 70% ग्रोथ और 300 करोड़ के रेवेन्यू टारगेट को लेकर कंपनी अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज प्लान कर रही है। हाउस ऑफ ब्रांड के तौर पर स्किन और हेयर केयर जैसी कैटेगरीज में उतरने पर लॉन्ग टर्म प्लान कंपनी बना रही है। कल्पिता पारकर, दिल्ली। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कैसे फेम 3 पॉलिसी आने के बाद भारत की ईवी मोबिलिटी की बदलने वाली है तस्वीर। एका मोबिलिटी के डॉक्टर सुधीर मेहता से जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। ईवी सेक्टर को पिछले 10 सालों में सरकार ने काफी सपोर्ट दिया है। 2015 में जब पहली मर्तबा फेम 1 लॉन्च हुई थी तो सरकार ने करीब 900 करोड़ का आवंटन किया था। आज ये आंकड़ा 10,000 करोड़ के पार निकल चुका है। जाहिर है सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर एक लॉन्ग टर्म प्लान बना चुकी है। इसी को और जोर देने के लिए अब फेम 3 बनाई गई, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, चार्जिंग इंफ्रा में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। PM E-ड्राइव और PM E-बस सेवा जैसी योजनाओं के तहत इस सेक्टर में बिजनेसेस को भी बूस्ट मिलने वाला है, खास तौर से वो कंपनियां जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बसेस बनाती हैं या फिर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही हैं। इन्हीं में से एक है एका मोबिलिटी और कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर मेहता। डॉक्टर मेहता, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यूरोपियन मार्केट्स में, अमेरिका में एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों को आसानी से ट्रांसपोर्टेशन देने का और साथ ही साथ ऑफ कोर्स एमिशन नॉर्म्स को भी मीट करने का। ये बताइए भारत में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी और खास तौर से जो फेम 3 जिसमें PM E-बस ड्राइव जैसी चीजें रखी गई हैं, वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और कितना गेम चेंजर है? नमस्कार। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
इंडिया के देखते हैं तो उसमें से 40 to 45% ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है और उसमें से करीब 30 से 35% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो अगले 5 साल में ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी है। इसमें से पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो फोकस होना चाहिए था वो शायद काफी डेकेड से नहीं हुआ था, बट रिसेंटली ये बहुत बदलाव आया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंडिया में 1.6 बसेस हैं 1000 लोगों के हिसाब से। 1.8 मिलियन का हमारा फ्लीट पूल है। इनफैक्ट अगर आप साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज देखें या थाईलैंड देखें तो वहां पे 6 से 8 बस है 1000 लोगों के लिए। तो कम से कम उस हिसाब से हमारा फ्लीट पूल 6 से 8 मिलियन बसेस का होना चाहिए। और गवर्नमेंट का अब जो फोकस है, गवर्नमेंट 8 लाख बसेस इंडिया में इलेक्ट्रिक बसेस 2030 में लाना चाहता है। इसके हिसाब से जो इलेक्ट्रिक बसेस है उसमें कम से कम 50,000 से 1 लाख इलेक्ट्रिक बसेस पर वर्ष का इसमें पोटेंशियल है। इसमें फिर एका का कितना योगदान होगा? लेट्स कम डाउन टू दैट, क्योंकि अब तक हमने जो भी इलेक्ट्रिक बसेस भारत में चलती देखी है, और मैं मुंबई का एग्जांपल लेकर बोल सकती हूँ, इसमें या तो स्विच मोबिलिटी जो अशोक लेलैंड वाला जेवी है वो देखा गया है, या फिर वो देखा गया है आपका टाटा ग्रुप की जो कंपनी गाड़ियाँ चलती है। ओलेक्ट्रा के हाथ कई सारे ऑर्डर्स भी लगते हैं। तो आप जैसे प्लेयर्स के लिए फिर यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी है अब आपकी भूमिका बढ़ने की, आपके हाथ ज्यादा ऑर्डर्स आने की? जी, सो वी आर रिसेंट एंट्रेंट्स इन द मार्केट। हम लोगों ने ये जो जर्नी है, हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन केवल 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ है। हमारे पार्टनर्स मित्सुई ऑफ जापान, जो जापान के वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स है, और वीडीएल ग्रुप जो यूरोप का नंबर 1 इलेक्ट्रिक बस कंपनी है, दोनों हमारे पार्टनर्स हैं, प्लस पिनिकल इंडस्ट्रीज जो इसके प्रमोटर कंपनी है। और हम लोगों ने ये जर्नी भारत की एका, हमारा टैगलाइन ही भारत की एका है, तो हमने इसकी पूरी बस का डेवलपमेंट ग्लोबल स्केल पे इंडिया में किया है। करीब 3-4 साल से डेवलपमेंट चालू था, अब हम लोग प्रोडक्शन की तरफ आ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों के पास करीब 1500 इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर्स करेंटली हैं। ऑर्डर्स की एक्चुअली काफी सालों तक शायद तकलीफ नहीं होंगी, क्योंकि जितनी भी कैपेसिटी इंडिया में क्रिएट हो रही है उससे बहुत ज्यादा डिमांड है। ये थोड़ा समय इसके लिए लगता है कि जो गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं वो अवार्ड होने में, चालू होने में थोड़ा समय लग जाता है। हमारी ऑलरेडी 200 बसेस से ऊपर डिप्लॉयड हैं, मुंबई में है, दिल्ली में है, देहरादून में है, पुणे में है, और इस मंथ से हम लोग करीब 50 बसेस पर मंथ के प्रोडक्शन लेवल पे पहुंच जाएंगे। और जनवरी से करीब 100 बसेस पर मंथ। हमने पहला प्लांट हमारा 200 इलेक्ट्रिक बसेस पर मंथ की कैपेसिटी से बनाया है, एंड वी होप टू रीच दिस कैपेसिटी बाय मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर। इन एंटिसिपेशन ऑफ द इंक्रीज डिमांड हम लोगों ने ऑलरेडी हमारा 3rd प्लांट पीतमपुर में हमें गवर्नमेंट से लैंड अलॉट हो गया है, और उसका कंस्ट्रक्शन विल आल्सो स्टार्ट शॉर्टली। तो मैं इनफैक्ट आपकी कैपेसिटी पर आगे आऊंगी, लेकिन एक जरिया है ऑफ कोर्स इस मोबिलिटी को एड्रेस करने का, जब आप सरकारी टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड इफ यू आर द लोएस्ट बिडर यू गेट द ऑर्डर। इफ नॉट, प्राइवेट कंपनियां कितनी बसेस खरीद रही हैं उसका एक अंदाजा दे सके, किस तरह की डील्स आपने की है? बिकॉज आई बिलीव आपने एक डिलीवरी फ्लीट भी आइकिया के लिए खास तौर से तैयार की है। इस तरह की टाई अप्स कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेंगे, और ये कितना एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं? जी बिल्कुल। इनिशियली ये जो मूवमेंट था बसेस में, ये पहले गवर्नमेंट में था, और क्योंकि इलेक्ट्रिक बस की इनिशियल कॉस्ट हाई है, जबकि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर है, बट इसके लिए एडेप्टेशन प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा स्लो था। बट हमने शुरू से ही वी वांटेड टू बी बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट के साथ हम लोग काम करना चाहते थे। तो हमारी बसेस फॉर इंस्टेंस ऊबर के साथ डिप्लॉय हुई हैं। ये ऊबर का पहला एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रिक बसेस का भारत में। और दिल्ली में हमारी बसेस, अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा, गुड़गांव जाना चाहें तो ऊबर ऐप में हमारी बसेस उपलब्ध हैं। और ऊबर और ट्रांसपोर्ट के साथ हम लोग अब अगले 6 से 9 महीने में करीब 300 बसेस डिप्लॉय करने का प्लान है, जो कि पहली बार इस स्केल का प्राइवेट डिप्लॉयमेंट होगा इलेक्ट्रिक बसेस का। उसके साथ साथ हम लोग काफी प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ काम कर रहे हैं, स्टाफ ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, और उम्मीद यह है कि अगले कुछ सालों में जो
मैक्सिमम करीब 80,000 बस का प्राइवेट मार्केट है, वो भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगा। गवर्नमेंट तो एक बड़ा बायर रहेगा ही। नॉर्मली जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, देन इट कम्स डाउन टू कि कितना आपको रन मिलता है एक पर्टिकुलर चार्ज में, एंड दैट हैज बीन अ मूट पॉइंट लार्जली जब आप पैसेंजर व्हीकल्स की बात करते हैं। लेकिन एक अंदाजा दे सकें डॉक्टर मेहता कि क्या ये इंटरसिटी के बाद इंट्रा सिटी भी ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक हो सकता है इन द फ्यूचर? क्या उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग के फ्रंट पर या फिर बैटरी कैपेसिटी के फ्रंट पर बना है या बन रहा है? बिल्कुल, इनफैक्ट जो इंटरसिटी होगा वो एक इससे भी बड़ा एप्लीकेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस जितनी ज्यादा चलती है उतनी ही उसमें बचत होती है। तो अगर आप देखें तो कोच का इंडिया का मार्केट करीब 10,000 गाड़ी का है, इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक का अडेप्टेशन चालू हो गया है। और ये एक ऐसा सेक्टर है जहां रिटर्न जो ऑपरेटर के लिए आता है वो इवन विदाउट सब्सिडी रिटर्न आना चालू हो जाता है। हम लोग भी हमारी इंटरसिटी कोचेस डेवलप कर रहे हैं, जो हम जनवरी में भारत मोबिलिटी शो होने वाला है उसमें एग्जिबिट करने वाले हैं, और इसमें भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और हमारी उम्मीद ये है कि जो इंटरसिटी बस का मार्केट है वो भी काफी हद तक इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगा। और इसमें जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो पैरेलली लगने चालू हो गए हैं। गवर्नमेंट का जो अभी रिसेंट पीएम ई सेवा का प्रोग्राम आया है उसमें चार्जर्स के लिए भी काफी सपोर्ट है। क्या आगे चलकर आप भी चार्जिंग इंफ्रा में इन्वेस्ट करेंगे या फिर यू वांट टू स्टिक टू मेकिंग दोज इलेक्ट्रिक बसेस? नहीं, हम लोग तो केवल दो काम करना चाहते हैं, हम बस बनाना चाहते हैं और बस को सर्विस करना चाहते हैं। चार्जिंग में ऑलरेडी बहुत कंपनीज हैं और हम उन सब कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में एक बहुत बड़े पैमाने पर अगले 2-3 साल में क्रिएट होगा। मुझे फिर फाइनली एक अंदाजा दे सके, क्योंकि आपने एक चर्चा की इनिशियल कमेंट्स में कहा था क्योंकि आपके पास वीडीएल का साथ है, मित्सुई जैसी कंपनी आप में इन्वेस्ट भी कर रही हैं, तो रफली किस तरह की कैपेसिटी अब एका बिल्ड करना चाहेगा? अगले 5 सालों में आपके क्या ब्रॉडर टारगेट्स रहेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन? जी, सो वी आर वन ऑफ द ऑटो पीएलआई कंपनीज। वी हैव कमिटेड कि हम लोग 5 साल में एक 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। फर्स्ट फेज में हम लोग 3 प्लांट, 2 पूना में और तीसरा पीतमपुर में लगा रहे हैं, और इस साल करीब हमारा इन्वेस्टमेंट अराउंड 700 to 800 करोड़ का रहेगा। हम इनिशियली कैपेसिटी 2,500 बसेस और 12,000 एलसीवीज की क्रिएट कर रहे हैं, बट ऑलरेडी हम लोगों का प्लान चालू है कि वो बस की कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, क्योंकि इंडिया का जो इलेक्ट्रिक बस मार्केट है वो कम से कम 60 to 100% CAGR अगले 5 से 7 साल में ग्रो होगा, एंड इन रिलेशन विद दैट वी वांट टू इंक्रीज कैपेसिटी। तो जब एका की बात होगी, क्या ये प्राइमरीली आपका मॉडल बस सेगमेंट पर भी रहेगा या फिर आपको स्मॉल सीवीज में भी उतना ही पोटेंशियल देखने को मिल रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम? जी बिल्कुल, बस तो एक बड़ा पोटेंशियल है ही, उसके साथ लास्ट माइल डिलीवरी का एक बड़ा सेगमेंट है। अगर आप लास्ट माइल का सेगमेंट देखें तो एक करीब 5 लाख से 6 लाख गाड़ी का सेगमेंट है, और इसमें भी ऑलरेडी 3 व्हीलर्स में तो इलेक्ट्रिफिकेशन मोर देन 50% हो गया है। इसका माने जितनी भी गाड़ियां बिकती हैं उसमें से ऑलरेडी 50% से ऊपर इलेक्ट्रिक बिकती हैं। सेम इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर एलसीवीज में होने वाला है। हम लोगों ने 1.5 टन पेलोड की गाड़ी इंट्रोड्यूस की है, जिसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, और उसका भी हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन अर्ली नेक्स्ट ईयर चालू हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग 500 से 1000 एलसीवीज एक महीने में कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं, और ये कैपेसिटी आवर थिंकिंग इज अगले 1 साल में यूटिलाइज हो जाएगी पूरी, क्योंकि डिमांड इज वेरी वेरी स्ट्रांग। खास मार्केट शेयर डॉक्टर मेहता जो आप टारगेट करना चाहेंगे इन द कमिंग ईयर्स? सो हम लोग अगले 5 साल में आवर प्लान इज कि 6 से 10,000 बसेस की कैपेसिटी हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे, और 12,000 से 24,000 एलसीवीज की कैपेसिटी फेज वाइज जैसे जैसे मार्केट ग्रो होता है हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे। और ये न केवल इंडिया के लिए होगा, हमारा ऑलरेडी प्लान है कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को हम टारगेट करें मित्सुई के सहयोग से, क्योंकि मित्सुई इन सब कंट्रीज में प्रेजेंट है। हमारी ऑलरेडी एक टीम अफ्रीका में एस्टैब्लिश है, और हम लोगों ने ये डिस्कशन अफ्रीकन कंट्रीज में भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए सार्क कंट्रीज में एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, करीब 64 आइडेंटिफाइड कंट्रीज हैं, और अगले वर्ष से हमारे एक्सपोर्ट्स भी इन कंट्रीज में चालू होंगे। आवर आइडिया इज कि जो भारत की एका है वो न केवल भारत में जाए, बट अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, सार्क कंट्रीज में भी
भारत में बनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहुंचे। डॉक्टर मेहता, गुड लक टू यू। और मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि ऑफ कोर्स भारत की एका दुनिया भर में पहुंचे और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जो क्रांति है उसे और बढ़ाए। गुड लक टू यू। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में मैं भी आप सभी से लूंगी इजाजत। आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।